दोस्तों नमस्कार। पिछले कई वीडियो में मैंने आपसे जो चर्चा की थी उस चर्चा में मैंने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के कई चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। मैं यहाँ एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने आईपीसी से सिर्फ उन चैप्टर्स को टच किया था जिन चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जो लॉ के स्टूडेंट हैं जो लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस दृष्टि से हमने जो बहुत आवश्यक नहीं है, हमें ये तो नहीं कह सकता कि आईपीसी में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है, इस वर्ड को तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि लेजिस्लेशन ने अगर उन्हें शामिल किया है तो निश्चित रूप से उनका अपना औचित्य है। मैं सिर्फ इसको समराइज़ करने के लिए, कुछ कोर्स के लिए कम करने के लिए कि जैसे आईपीसी को लिया जाए तो अभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4-5 से लगा के 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब लॉ स्टूडेंट जब उनका एग्ज़ाम देता है तो इसमें से भी 4-5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं क्योंकि उसे सिर्फ आईपीसी का ही एग्ज़ाम देना है। तो मैंने दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और लॉ स्टूडेंट जो लॉ का एग्ज़ाम दे उसी हिसाब से मैंने चर्चा अपनी की थी और उन चैप्टरों को शामिल किया था जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ज़रूर विचार करना पड़ेगी कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे हम अपना लॉ स्टूडेंट हों तो हम किसी सेमेस्टर का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जिन सबको हमें समझना पड़ता है, सबको हमें लर्न करना पड़ता है क्योंकि वो तो एग्ज़ाम में आना ही है। तो हम वहाँ पर एक सिलेक्शन देखते हैं, हम ये सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ों को जो बहुत आवश्यक है, जिसमें रिपीटेडली प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो फिर ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी आगे जाके। इसलिए मैंने विशेष रूप से उन चैप्टर्स को शामिल किया था। तो दोस्तों मैंने जिन चैप्टर्स को शामिल किया था उनमें से मैंने उनको 3 भागों में डिवाइड किया था। आईपीसी को डिवाइडेड बाय 3 पार्ट। फर्स्टली जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 to 106 तक है। इसके बाद हमने लिया था दूसरा, हमने जो लिए थे अफेंसेस इफेक्ट ह्यूमन बॉडी। ये जो है ना सेक्शन 299 से 377 तक है। और उसके बाद लिया था अफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि जिसके बारे में हमने मेन रूप से थेफ्ट देखा था, रॉबरी देखा था, एक्सटॉर्शन देखा था, डकैती देखी थी, ट्रेसपास देखा था जिसमें हाउस ट्रेसपास को भी शामिल किया था और हाउस ब्रेकिंग को भी शामिल किया था। इसके अलावा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन देखा था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखा था। तो ये जो टॉपिक मैंने आपके पास सामने रिवाइंड किए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे जो एग्ज़ाम में हुआ हो, चाहे आप वो LLB का हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इनमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों जैसे हम सामान्य अपवाद का एक समरी देखते हैं तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने सेक्शन को 76 से 95 तक लिया था और उसके बाद 96 से 106 तक लिया था। 96 से 106 का जो है पार्ट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया है, तो वह कुछ महत्वपूर्ण भी हो जाता है। एक इसका संक्षिप्त में इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो सामान्य हमने भाग 1 लिया था, भाग 1 में मैंने आपको उस समय बताया था कि बताता हुआ पूरा धारा 78 से लेके चला था, उसमें मैंने महत्वपूर्ण रूप से बताया सेक्शन 80। अब ये सेक्शन थोड़े से आगे पीछे होते जाएंगे, जो मेरे लिए ध्यान में आते जाएंगे कि ये उपयोगी है, मैं बताता जाऊंगा। तो उसके लिए सीक्वेंस टूट सकता है और सीक्वेंस टूटना चाहिए भी, क्योंकि तभी बता पाऊंगा कि अगर अब चर्चा करते करते कोई उपयोगी बात आ जाती है तो मैं आपको बता दूँगा। जैसे हमने लिया था सेक्शन 80। सेक्शन 80 में वह एक जो इलस्ट्रेशन लिया था, वह इलस्ट्रेशन आता ही कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से जंगल में काम कर रहा है, वहाँ से एक राहगीर निकलता है और कुल्हाड़ी का फाल निकलकर उसे लग जाता है। दोस्तों कोई अपराध नहीं है, इस पर से निश्चित रूप से समस्या पूछी जाती है। वो क्यों अपराध नहीं है? क्योंकि वह जो आर्टिकल उसने यूज़ किया था वह लॉफुल आर्टिकल था, उसका एक्ट था वह लॉफुल था और उसने विशेष रूप से ड्यू केयर एंड कॉशन का इस्तेमाल करते हुए कार्य किया था, यानी उसका कार्य भी वैधानिक था, साधन भी वैधानिक थे और उसने उचित सतर्कता और सावधानी रखी थी, इसलिए दुर्घटना के रूप में कन्वर्ट हो गया, कोई ऑफेंस नहीं हुआ।
आगे जाके हमने एक सेक्शन 84 में आपको मेकनाटन का मामला लिया था, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति अगर जा रहा है और उसके लिए स्मृति भ्रम होने की अगर बीमारी है और वो एक दूसरे व्यक्ति को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री समझकर उसकी हत्या कर देता है। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती हैं तो यही पता चलता है कि इसे बीमारी थी, इसमें जो मस्तिष्क में इस तरह की बीमारी थी इसे, इसलिए उसे जनरल एक्सेप्शंस का लाभ मिला था। इसी तरह से हमने इसके पहले लिखे थे कि तथ्य जो है ना उसकी अगर भूल है, फैक्ट की भूल को विधि में क्षमा मांगा गया है, उसे इग्नोर किया गया है फैक्ट की भूल को, और जो लॉ की भूल है उसे ना तो क्षमा किया है और ना ही क्षमा किया जा सकता है। इसलिए कुछ हमने एक्ट लिए थे कि न्यायाधीश द्वारा यदि कोई आदि कार्य किया जाता है तो फिर न्यायाधीश जो कार्य करता है उसे हमने सामान्य अपराध ने लिया था और उसे अपराध नहीं माना था क्योंकि सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता था। या न्यायाधीश कोई फांसी की सज़ा दे देता है, जल्लाद जिसे फांसी पर चढ़ाता है, वो एक्ट जनरल एक्सेप्शन से कवर्ड होगा। इसके अतिरिक्त अपन ने ये भी देखा था कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे देता है जज, तो वो चूँकि उसने न्यायाधीश होते हुए वह कार्य दिया है और वह कार्य करने के लिए अथॉराइज था, इसलिए वह कोई ऑफेंस नहीं होगा। इस टाइप से अपन ने और भी काफ़ी चीज़ें देखी थी। हमने एक विशेष चीज़ यहाँ ज़रूर देखी थी, आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न आया होगा कि जनरल एक्सेप्शंस तो हैं, ठीक है, हम उन सामान्य अपवाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में हमने ये भी आपसे चर्चा की थी कि न्यायोचित अपहानि कारित की जाना चाहिए। अब न्यायोचित अपहानि कम कब हो जाएगी, ज़्यादा कब हो जाएगी, तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति है कि जिसमें हम मृत्यु कारित कर दें, डायरेक्ट मृत्यु कारित कर दें? निश्चित रूप से जवाब होगा जो आपके पास है सेक्शन 100 कि मानव शरीर के प्रति यदि कुछ चीज़ें की जाती है, जैसे बलात्कार करने के आशय से हमला, हत्या या घोर उपहति की जिस हमले में युक्तियुक्त आशंका हो, रीजनेबल डाउट हो कि अब या तो सिर्फ मर्डर ही हो जाएगी, ग्रीवियस हार्ट होगी, ठीक है ना, इस टाइप से जो देखे थे उनमें डायरेक्ट मृत्यु कारित की जा सकती है। ऐसे ही संपत्ति की रक्षा करने में, और यहाँ ध्यान रखना दोस्त कि मानव शरीर की रक्षा या संपत्ति की रक्षा स्वयं की और दूसरों की उसमें शामिल है। लूट, रात्रि गृह भेदन यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से वो सामान्य अपवाद का लाभ लेगा। सामान्य अपवाद के बाद हमने देखते हैं आगे, हमने जो सेकंड चैप्टर जो था उसमें हमने देखा था ऑफेंसेस अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। उसमें मैंने जैसे सबसे पहले देखा था सेक्शन 299, 300, सेक्शन 299 और 300 के बारे में देखा था। इसके बारे में काफ़ी अपनी विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें धारा 300 के एक्सेप्शंस भी देखे थे और एक्सेप्शंस के साथ में इलस्ट्रेशन भी देखे थे, एक्सप्लेनेशन देखे थे, इनमें डिफरेंस भी देखा था 299, 300 में। हल्का सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। वैसे तो मैंने पहले बताया था कि इस संबंध में सबसे पहले जस्टिस मेलविल ने आर वर्सेस गोविंदा में सेक्शन 299 और 300 में अंतर स्थापित किया था, डिफरेंस किया था, लेकिन वह डिफरेंस बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, तो इसको बहुत आसानी से हम लोगों ने चर्चा में लिया था। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों हमें अंतर करने के लिए डिग्री देखना है। यदि कोई कार्य, यदि उसकी डिग्री जैसे 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 बढ़ती जाएगी और वह हत्या की तरफ चला जाएगा, और यदि उसकी एक डिग्री एक सीमा से प्रारंभ होती है हत्या तक, या दो चीज़ें लेना है कि उसकी डिग्री को प्रारंभ करना है गंभीरता के साथ और वह बस हत्या की डिग्री तक ना आ पाए, तो वहीं तक 299 का अपराध रहेगा। और जब वो डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो 300 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति ने जो गड्ढे में कुछ घास बिछा दी कि दूसरा व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो मर जाएगा। निश्चित रूप से आशय था, आशय दोनों में आवश्यक है, कल्पेबल होमिसाइड में भी आवश्यक है और मर्डर में भी आवश्यक है। इंटेंशन तो गिर सकता है, उसी के लिए बिछाया भी था, उसका इंटेंशन भी था ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संभावना बच जाती थी कि हो सकता है वो रास्ता बदल दे। तो दोस्तों आप कहोगे कि यदि कोई रिवॉल्वर भी डायरेक्ट लेकर अगर मारने के लिए आ जाता है तो रास्ता तो यहाँ भी बचता है। आशंका तो यहाँ भी हो सकती है कि रिवॉल्वर बगल से निकल जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए, जिसका मर्डर करना चाहते हैं, जिसकी हत्या करना चाहते हैं, उसे ना लग के किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए। तो ऐसी दशा में आशंका तो यहाँ है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ऑफेंस कोई भी होगा, आशंका की गुंजाइश तो सदैव बनी ही रहेगी। जैसे कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यानी 299 के जो अपन ने इलस्ट्रेशन देखे थे, या चाहे 300 के इलस्ट्रेशन ले लें,
तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गुंजाइश किसी में नहीं होगी। हाँ, हमने ये देखा था कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ड्यू कोर्स में यदि कोई एक्ट ऐसा है कि जिससे हत्या हो सकती है, कोई व्यक्ति मर सकता है, किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, तो वह हत्या की श्रेणी में आए। और जहाँ डिग्री थोड़ा सा कम हो जाती है वहाँ 299। ये हमने इलस्ट्रेशन और भी कई इलस्ट्रेशन लिए थे। आगे देखते हैं, जैसे हमने देखा था डॉबरी डेथ। तो डॉबरी डेथ के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न था। इसमें यह है कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर मृत्यु कारित किया जाना आवश्यक है। विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु कारित की गई हो, और या फिर ऐसी शारीरिक पीड़ा या रोग या फिर कोई ऐसी मतलब शारीरिक पीड़ा या जलने के कारण, शारीरिक पीड़ा के कारण या जलने के कारण विवाह से 7 वर्ष के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे दहेज मृत्यु कहा गया है। दोस्तों, ये बहुत बारीक प्रश्न है, और हत्या और दहेज हत्या में तो खैर आसानी से डिस्टिंग्विश किया जाता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें और हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर आप एक बार देखें। एक हमने देखा था साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी जो मर्डर कर रहा है अब उसका अगर प्रयास करने लगे, अटेम्प्ट करने लगे उसके लिए, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। इसके बाद हमारा शुरू होता था हर्ट से। हर्ट में हमने देखा था 319 जो हार्ट है। यहाँ दोस्तों कई लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है, और मेरे सामने भी कई लोगों ने कहा है कि सिंपल हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, वायलेंट्री हार्ट। तो मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहूँगा, ये चीज़ें आपने भी सुनी होंगी। मैं दोस्तों आपसे यहाँ यह कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हार्ट जो है ना, अपने आप में ही पूरा शब्द है विधि के अंदर। सिंपल हार्ट करके उसे आइडेंटिफाई नहीं करना है। हार्ट बोल दिया यानी उसका मतलब ये है कि सिंपल हार्ट, और ग्रीवियस हार्ट होती है, वायलेंट्री हार्ट भी होती है, वायलेंट्री कॉजिंग हार्ट। तो आप 319 में हार्ट दी है और 320 में ग्रीवियस हार्ट दी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 319 में क्या है, कोई भी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, रोग या कोई अंग शिथिल किसी कार्य से कारित हो जाता है तो वह हार्ट कहलाएगी। इसी तरीके से यही हार्ट ग्रीवियस में कब बदल जाएगी, जब उसके वो हम 8 तत्वों को पूरा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो 8 चीज़ें बताई थी कि अगर जैसे कोई ऐसा हमला किया जाता है जिससे किसी की आँख की, दोनों आँखों की स्मरण शक्ति चली जाती है, कान की स्मरण शक्ति चली जाती है, कोई शरीर की कोई जो हड्डी है वह परमानेंट रूप से डिस्फिगरेशन हो जाता है, उसका हड्डी का परमानेंट जैसे टूट जाती है, डिस्फिगरेशन हो जाता है उसका, तो ये गंभीर चोट में रखेंगे। और इसमें एक जनरल टाइप की बात ये भी कही थी कि यदि कोई व्यक्ति 20 दिन या 20 दिन से अधिक तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है और इसके कारण से, इस पीड़ा के कारण से, इस चोट के कारण से अपने सामूहिक जो मामूली कामकाज हैं, अपने जीवन की जो आवश्यक कार्य हैं वह नहीं कर पाता है, तो वो ग्रीवियस हार्ट में आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, हमने ये भी देखा था सदोष अवरोध, सदोष परिरोध 341 एंड 342। 341 में बताया गया है सदोष अवरोध। अवरोध से मतलब होता है रोकना। अवरोध और परिरोध दोनों का मतलब रोकना होता है। अवरोध का मतलब होता है एक निश्चित दिशा से जाने से रोकने के लिए, रोक लिया जाए। का नामक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसके रास्ते के सामने कोई गाड़ी अड़ा दी, हाथ अड़ा दिया कोई, अब वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगल दोनों साइड से वो पीछे से रास्ता उसका खुला है, उसका रास्ता में आपने जो बाधा कारित की है, ऑब्स्ट्रक्शंस जो कारित किए हैं, वो एक निश्चित दिशा में जाने के लिए किए, इसलिए सदोष अवरोध होगा। सदोष परिरोध में सराउंडिंग यानी चारों तरफ से उसे जाने के लिए रोक दिया जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया जाए, अब ना कमरे से निकल ही नहीं सकता, तो ये सदोष अवरोध और परिरोध में अंतर है। इसके बाद देखते हैं बल, फोर्स, जो सेक्शन 349 में है फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स 350 में है, 350 में है। तो इन दोनों को देखते हैं। फोर्स में क्या है? फोर्स की जो डेफिनेशन हमने बहुत, देखिए मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूँ तो इसको लेके आप थोड़ा सा इरिटेट भी ना हो कि पहले हमने इनकी बड़ी विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। तो फोर्स में क्या होगा कि ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसा कोई बल प्रयोग करता है, ऐसा कोई यूज़ करता है ऐसे फोर्स के लिए कि जिससे किसी व्यक्ति में गति हो जाती है,
या गतिमान हो जाता है यानी वो आगे चला जाता है, या फिर उसमें गतिहीनता हो जाती है। 3 शब्द, गति हो जाए यानी कोई एक स्थान से दूसरे स्थान चलने लगे, गतिमान हो जाए, या गतिहीन हो जाए, वहाँ पर रुक जाए, जा रहा है तो रुक जाए और रुका हुआ है तो चला जाए, तो फिर बल का प्रयोग। और यही बल आपराधिक बल के रूप में सेक्शन 350 के रूप में कम कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी सहमति के बिना बल प्रयोग किया जाता है। विदाउट कंसेंट एनी फोर्स यूज्ड, एनी फोर्स विदाउट कंसेंट, जिसमें क्षति या क्षोभ करने का भय शामिल रहता है। आपराधिक बल के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है कि बल प्रयोग किया जाए, फोर्स का यूज़ किया जाए और उसकी कंसेंट ना हो उसमें, और जिससे ऐसा कार्य करने से, ऐसा बल प्रयोग करने से, जैसे उसकी सहमति के बिना किया गया है, सहमति के बिना किए हुए बल प्रयोग से क्षति भय या क्षोभ कारित हो या कारित होना संभाव्य हो, पॉजिटिव हो ऐसा कि ऐसा हो सकता है। इसमें हमने कई उदाहरण देखे थे, जैसे थोड़ा एक आध उदाहरण देख लेते हैं रिवाइज के लिए कि नाव को बांध के तालाब में बैठा हुआ है और उसकी अगर नाव को खोल दिया जाता है तो उसमें गति आ गई, उसने आपराधिक बल का प्रयोग कर लिया। इसी से लगा साथ में हमला भी है। हमला और बल, इनमें क्या अंतर है? ये कोई आपके मन में प्रश्न आया होगा निश्चित रूप से कि इनमें वास्तव में अंतर क्या है। लगभग इनके कुछ तत्व जो हैं वो मिलते जुलते भी हैं। तो यहाँ देखना है कोई अंग विक्षेप या तैयारी ऐसी है कि उस व्यक्ति को लगने लगे कि अब यह आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। यानी हमला क्या होगा, उसके हाव भाव, बॉडी एक्सप्रेशन से लगने लगे, किसी व्यक्ति के बॉडी एक्सप्रेशन से यह महसूस होने लगे कि सामने वाला अब आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो हमले की कोटि में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मुक्का दिखा देना, उसका जो पेट एनिमल है, पेट डॉग बंधा हुआ है, उसको खोलने लगता है, खोलने के साथ उसको छू करने लगता है, उसके लिए ये हमला हो गया। जब कुत्ते को खोलेंगे भागेगा वो, तो भागेगा तो उसमें गति आई, और उसकी गति आने से आप में गति आई, तो ये हमला आ जाए। ठीक है ना। अब और इसके जो मानव के विरुद्ध जो अपराध हैं उसमें और आगे लेते हैं। हमने 354 देखा था, 354 देखा था कि ऐसा कोई कार्य जिससे किसी स्त्री के शील को आतंकित जो करता हो। ठीक है ना। ये हमने देखा था, जिसके लिए अपन अगर जैसे देखें इंग्लिश में थोड़ा सा देखें तो assaulted are criminal force to women with intent to outrage her modesty। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया आपराधिक बल या हमला। ये डेफिनेशन पूरी तब होगी कि आपराधिक बल या हमला हो, आपराधिक बल या हमला हो और उस स्थिति की, उस स्त्री की, उस वुमेन की लज्जा भंग करने का इसमें आशय हो। एक बार और देख लेते हैं इसको इंग्लिश में कि असॉल्ट यानी हमला होना चाहिए। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेंज हर मॉडेस्टी। ठीक है दोस्तों, लगता है मेरी जो चर्चा है आपको सार्थक लगने के साथ साथ समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन सब की चर्चा हो चुकी है, हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद देखा था हमने एब्डक्शन एंड किडनैपिंग 359 और 362। 359 सिंपल सी थी कि एब्डक्शन 2 प्रकार का होता है, 2 काइंड्स ऑफ एब्डक्शन। भारत में से एब्डक्शन या विधिपूर्ण संरक्षक, लीगल गार्जियंस से उसकी कंसेंट के बिना एब्डक्शन करना। इनको समरी में देख लेते हैं दोस्तों। तो एब्डक्शन कब होगा? भारत से बाहर। पहला बात तो भारत से बाहर एब्डक्शन जब हो जाएगा जब उसे भारत की सीमा के बाहर ले जाओ। और कब भारत की सीमा के बाहर कैसे ले जाएं? भारत की सीमा के बाहर उस व्यक्ति की खुद की कंसेंट से या उसके गार्जियन की कंसेंट से। अगर उसे भारत की सीमा के बाहर ले जाते हैं तो भारत में से एब्डक्शन हो गया। और
भारत में से और विधिपूर्ण संरक्षकता से कैसे, इसमें देख जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है कि यदि मेल है तो उसकी एज 18 साल से कम होना चाहिए, मेल है तो उसकी उम्र 16 साल से कम होना चाहिए, फीमेल है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए, और या फिर कोई विकृतचित व्यक्ति हो। क्लियर है ना कि यदि कोई मेल है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए, और यदि फीमेल है तो उसकी वर्ष 16 वर्ष से कम है, या फिर विकृतचित व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण जो संरक्षक है लीगल गार्जियंस की कंसेंट के बिना अगर उसे ले जाया जाता है, कहाँ से, संरक्षकता से, गार्जियनशिप से अगर उसे हटा दिया जाता है तो वह एब्डक्शन का अपराध हो जाएगा। दोस्तों यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना कि एब्डक्शन को जनरली सामान्य भाषाओं में किडनैपिंग ही कह दिया जाता है, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में एब्डक्शन जो है सेक्शन 360 और 361 में है, और 362 बोलती है किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग में क्या चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति को बल या प्रवंचनापूर्ण उपाय से ले जाया जाता है, डेफिनेशन के लिए देखेंगे, बल या प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित किया जाता है, ले जाया जाता है उसे, तो फिर वो किडनैपिंग का अपराध होगा, अपहरण का अपराध होगा। दोनों में अंतर क्या है, एब्डक्शन को कहेंगे व्यपहरण, और इसको क्या है, अपहरण कहेंगे। अपहरण क्या होगा, किडनैपिंग, यानी फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए या डिसाइटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण साधन होना चाहिए, तभी वह अपहरण का अपराध होगा। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों रेप के बारे में। रेप की हमने काफ़ी विस्तृत परिभाषा देखी थी, फिर भी एक समरी कर दें कि पहले रेप के साथ में सेक्शन 377 भी जुड़ी हुई थी, तो लेकिन अब उसको इसलिए ख़त्म कर दिया कि जो 377 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 75 में ही ला दिए, बलात्कार में ही ला दिए। पहले परिभाषा इतनी तक सीमित थी कि यदि पेनिस को एंटर किया जाता है तो ही वो इंटरकोर्स माना जाएगा। रेप की परिभाषा की दृष्टि से पेनिस का मात्र मतलब अंदर चला जाना ही, एंटर हो जाना ही काफ़ी होता है, आवश्यक नहीं कि वह पूरी तरीके से एंटर हुआ हो। लेकिन अब इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दी गई है, खासतौर पर जो निर्भया का केस हुआ है उसके बाद से इसके डेफिनेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और उसके बाद भी जो समाज में जिस तरीके की घटनाएं घटती रही हैं, छोटे छोटे से जो बच्चियों के साथ में ये अपराध हो रहे हैं, रेप के अपराध हो रहे हैं, उनके साथ में उनकी हत्या भी की जा रही है, तो आईपीसी में इस बारे में बहुत चेंजेस भी किया है, और उनके लिए जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ाया है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब 300 अब जो रेप की परिभाषा है उसमें यदि किसी स्त्री के प्राइवेट पार्ट में उंगली भी डाल दी जाए, कोई बाहर की कोई वस्तु डाल दी जाए, मतलब जितने भी साधन हो सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, मुंह लगा दिया जाए, अगर स्त्री के प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके से कोई अटैक किया जाए, मुंह लगा दें, कोई बाहर की बॉडी इसमें एंटर कर दें, तो वह रेप की परिभाषा में आ जाएगी। रेप की परिभाषा को बहुत ज़्यादा व्यापक कर दिया। इसके थोड़े से जो पनिशमेंट भी बढ़ाया है, तो पनिशमेंट में जो मेन पनिशमेंट देख लें अपन, वैसे तो रेप के लिए 7 ईयर्स का पनिशमेंट है, सामान्यतः जो पहले था वो 376 में ही है। अब इसमें 376 ए जोड़ी है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त। 376 ए जोड़ के उन्होंने बताया कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ, यानी जो रेप किया जा रहा है वो हत्या कारित करने के आशय से किया जा रहा है, ऐसा यदि प्रतीत होता है कि हत्या कारित करने के आशय से किया जा रहा है तो उसके लिए दंड, या इसको और ध्यान दीजिएगा, पनिशमेंट फॉर काजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन, पनिशमेंट दिया जा रहा है हत्या के लिए, और उसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या होगा, दो चीज़ें हैं और शब्द है कि अगर उसका परिणाम हत्या होता है तो उसके लिए दंड है, और यहीं पे ये या रिजल्ट उसका ये होता है कि जो स्त्री है परसिस्टेंट और वेजिटेटिव हो जाती है, यानी मानसिक रूप से विकृत हो जाती है, परमानेंट मानसिक रूप से विकृत हो जाती है। इसमें शब्द इस्तेमाल जो लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो ये है
persistent vegetative, persistent वेजिटेटिव। इन दो शब्दों को मैंने विशेष रूप से इसलिए बोला है कि ये लीगल टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं जो कि नई सेक्शन है, इसको नई सेक्शन में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 376V ये है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन ए वुमेन अंडर 12 ईयर्स। 12 वर्ष से अगर कम उम्र की कोई बच्ची है, कोई स्त्री है, तो फिर दंड बढ़ जाएगा और इसके लिए लाइफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। और ऊपर जो 376A देखी थी, उससे अगर रेप करते समय ऐसा हो जाती है कि वो पागल जैसी स्थिति में हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फांसी तक की सज़ा है 376A में, और 376B में आजीवन कारावास। 376A भी है एक और फिर B भी है। आगे देखें कि यदि एक तो ये 376B तो सिंपल है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो 376 जो B है वो उतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन इस पे से क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों पे से क्वेश्चन विशेष रूप से बनते हैं 376A और 376AB, जिसमें कहा गया 376A में कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent वेजिटेटिव। ओके, आगे देखते हैं। इसमें आगे जाके गैंग रेप जो 376D है, उसमें गैंग रेप के बारे में बताया गया है कि गैंग रेप अगर किया गया है तो निश्चित रूप से उसका भी जो पनिशमेंट है ना वो अधिक रखा गया है। और इसके अलावा 376DA काफ़ी इनमें बीच बीच में संशोधन हुए हैं, इसलिए ये सब ऐसे हो गए सिस्टोमेटिक ABCD ना होकर 376DA पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 ईयर्स। 16 वर्ष की अगर 16 वर्ष या 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ या स्त्री के साथ यदि गैंग रेप किया जाता है तो वह 376DA में आएगा। 376DB जिसमें है कि पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स। यहाँ भी मृत्युदंड की सज़ा कर दी है, ग्रेविटी बढ़ गई है ऑफेंस की। 376DB जो संशोधन करने के बाद DB जोड़ी है, इसमें पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें और डेथ सेंटेंस भी है इसमें। तो ये जैसे जैसे ऑफेंस जो समाज में बढ़ती हुई मानसिक और पैशाचिक प्रवृत्तियाँ बढ़ी, उनके कारण से ऑफेंसेस में दंड बढ़ता गया और आजकल का जो माहौल आया है उसमें ऐसी जगह में रेप में मृत्युदंड को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, अब इसके बाद यदि देखा जाए तो हमने तीसरे पार्ट को काय में डिवाइड किया था, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा एक एक साथ लेके चलते हैं, 2-2, 3-3 ऑफेंस को साथ लेके चलते हैं। कि जैसे अगर हम ये देख लें कि हमने थेफ्ट से, एक्चुअली थेफ्ट से शुरू होता है 378 से। तो 378 में आप देखें कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो इन तीनों में अपन कैसे देखते हैं, डिस्टिंग्विश करना है। देखिए, मैं इसमें एक उदाहरण लेता हूँ। एक खेत में फसल खड़ी हुई है और उस फसल के लिए ए बेईमानी चोरी से जाता है। चोरी का मतलब ये होता है कि चुपके जाता है उसमें और उसकी फसल को काट के ले आता है। यहाँ चोरी का अपराध घटित हो गया। और यहाँ पे एक बार अपना माइंड भी अपन को अप्लाई करना चाहिए कि चोरी के आवश्यक तत्व क्या थे। तो इसलिए जो मैं उदाहरण बताता जाऊँ, जो उदाहरण का अपन डिस्कशन करते जाएं, वहाँ आप कोशिश करें कि उसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा अप्लाई करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये कैसे हो गया? खेत के अंदर गया और उसकी फसल जो लगी हुई थी फसल, उसमें उसको लेकर आ गया, चुरा लिया उसको, उसकी फसल चुरा ली। यहाँ हम एक बात और क्लियर कर लें कि चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। खड़ी हुई फसल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही अपन ने इस फसल को काट के वो जो नीचे आई फसल, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिनोस्टर यानी मतलब उसका जो आशय था
वो डिसऑनेस्टली था, बेईमानी पूर्वक आशय था। संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाई गई, कंसेंट नहीं थी। यानी हम चोरी की ये जो बात कर रहे हैं, हम चोरी के आवश्यक तत्वों को यूज़ कर रहे हैं इसमें। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, विदाउट कंसेंट, इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्टली इंटेंशन, और एक जगह से दूसरी जगह पे हमने उसको हटाया संपत्ति को, तो यह अपराध चोरी का हो। इसी उदाहरण को फिर से लेते हैं दोस्तों, कि यदि फसल खड़ी है एक व्यक्ति की और एक व्यक्ति उसको फ़ोन करके बोलता है कि फसल हमारे घर पे पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी हमारे पास है और हम उसकी हत्या करवा देंगे, ये कौन सा अपराध हो गया? चोरी तो नहीं हुआ, क्योंकि मतलब सहमति के बिना नहीं कहा। सहमति वॉलेंट्री नहीं है उसकी, ये बात सही है कि वॉलेंट्री सहमति नहीं ली, सहमति तो ली गई, चुपचाप से भी नहीं किया, कुछ बेईमानीपूर्ण आशय भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारा अपराध करने, देखिए अपराध करने का आशय और बेईमानीपूर्ण आशय, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये कौन सा अपराध हुआ? यह होगा एक्सटॉर्शन। क्यों? क्योंकि इसे एक्सटॉर्शन हम क्यों लेंगे कि इसमें भय है, यानी फियर टू एनी इंजुरी, क्षति करने का भय। देखिए शब्द पे विशेष तरह से अगर गौर देंगे ना तो इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। जो 383 है एक्सटॉर्शन के बारे में, जिसमें कहा है फियर ऑफ एनी इंजुरी, क्षति करने का भय किसी व्यक्ति को दिया जाए, कंसिक्वेंस उसका क्या हो कि कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा जो साइंड और सील, दोनों शब्द जरूरी है, साइंड और सील डॉक्यूमेंट उसको डिलीवर कर दे ताकि उसे वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सके। यहाँ मैं आपको रिवाइज करूँगा कि उस प्रॉपर्टी को किसके कारण से, फियर ऑफ एनी इंजुरी, क्षति करने के भय से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह कोई प्रॉपर्टी दे दे या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे या ऐसा कोई साइंड और सील डॉक्यूमेंट दे दे जिसे वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सके, तो एक्सटॉर्शन। अब इसी उदाहरण को हम फिर वापस लेते हैं कि उसका खेत का नामक व्यक्ति का खेत था, एक चोरी का उसमें अपराध हो गया। एक अब यहीं पे वो अपने खेत पर था और दो व्यक्ति जाते हैं और दो व्यक्ति उसके लिए मारने का कि हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, हथियार लेके जाते हैं, तलवार लेके चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो फसल है ना, ये जो कटी हुई फसल रखी, इस फसल को हमें दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे या हम गंभीर उपहति तुम्हें कारित करेंगे, और वो उस फसल को दे देता है। दोस्तों यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिए कि एक्सटॉर्शन जब रॉबरी में कन्वर्ट होगा तो आवश्यक चीज़ें हैं, उसका वहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी है। जब हमने एक्सटॉर्शन का उदाहरण लिया तब उसको प्रेजेंट नहीं बल्कि ये बोला था फ़ोन से वो बोल दे तो भी एक्सटॉर्शन का अपराध हो जाता है। लेकिन रॉबरी के लिए वहाँ प्रेजेंस होना, फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट, फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता रहेगी। और फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध या मृत्यु अपहति या अवरोध का भय कारित किया जाता है। यानी वो तो करना ही है, इसके साथ इन सभी चीज़ का तत्काल मृत्यु। अब जैसे अपन अपने उदाहरण पे आ जाएं कि उसकी सारी की सारी फसल हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे लिए गोली मार देंगे, हम तुम्हारे लिए तलवार मार देंगे। यानी इंटेंशन ये है कि अब मृत्यु कारित कर देंगे या कोई गंभीर उपहति कारित करेंगे और वह दे दे। इस सब आपके मस्तिष्क में ये बात निश्चित आई होगी कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ हम एक चीज़ भूल क्या है। जब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होता है तो वहीं उसी समय एट द टाइम डिलीवर द प्रॉपर्टी इज द मस्ट इंग्रेडिएंट्स। यानी नट सेल में जब एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदलता है तो उसके लिए उपहति, मृत्यु, घोर उपहति, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, सदोष अवरोध का भय होना चाहिए। और इस भय में चाहे वो तत्काल का हो और चाहे वैसे मृत्यु का हो, मृत्यु उपहति या अवरोध का भय वैसे हो या तत्काल हो,
और वह संपत्ति जिसको एक्सटॉर्शन जिस संपत्ति का किया गया है एट द टाइम डिलीवर हो जाए, तब रॉबरी का गठन होगा। यहीं दूसरी चीज़ अगर देख लेते हैं कि चोरी कब रॉबरी में कन्वर्ट होगी, तो चोरी करने में तत्काल वर्ड यूज़ किया गया कि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध, यानी चोरी करने के लिए या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए कोई व्यक्ति तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध का भय कारित करता है, तो फिर वह चोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ विशेष रूप से मैंने कुछ बोला है जानबूझ के, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल अवरोध का भय है, तत्काल घोर उपहति का नहीं है। ये वर्ड मैंने जानबूझ के बोल दिया था कि तत्काल घोर उपहति। निश्चित रूप से आपका ध्यान इस पर गया होगा कि एक तो मतलब रॉबरी में कन्वर्ट अगर करना है तो तत्काल ऐसा लगने लगे कि मृत्यु हो जाएगी, या ऐसा लगने लगे तत्काल मृत्यु कारित हो जाएगी, सर पे ही रिवॉल्वर रखी हुई है, तत्काल मृत्यु हो गई। और दूसरी मृत्यु कब हो जाएगी कि मृत्यु कब है या तत्काल मृत्यु का, क्योंकि एक्सटॉर्शन तभी उसमें कन्वर्ट होगी ना कि तुम्हारे बच्चे को हम मार ही देंगे, दूर से दिखा रहे हैं, दूर से दिखा रहे हैं कि मार देंगे हम इसको, ऐसा काम नहीं किया तो निश्चित रूप से तत्काल हो। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में हाँ रॉबरी के साथ उसके बाद डकैती कैसा हो जाएगा कि यही रॉबरी जो की है, जो हमने अपने उदाहरण में ली थी कि फसल को या जो कटी हुई फसल रखी है इसको यहीं की यहीं हमें दे दो, ये रॉबरी हो गई। इसी रॉबरी को 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर इस अपराध को घटित करते हैं तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाए। उम्मीद है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती क्लियर हुई होगी। दोस्तों, यहाँ बीच में एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई शंका है, कोई गुंजाइश हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर निश्चित रूप से क्लियर कर सकते हैं, या फिर अपने वीडियो के साथ में अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, जो व्हाट्सअप नंबर भी है, उस व्हाट्सअप पे लिखकर आप पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमने देखा था चीटिंग और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इनको अपन एक ही उदाहरण से कैसे ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलग हैं, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के अलग है। फिर भी एक उदाहरण से लेने की, जैसे सबसे किसी व्यक्ति के पास कुछ हीरे के टुकड़े हैं, कॉइन्स ऑफ डायमंड है किसी के पास। अब इन कॉइन्स ऑफ डायमंड्स को वो एक नकली बताता हो कि किसी व्यक्ति को पास रख देता है। जब रख रहा है वो तो ये जानता है कि ये नकली है, लेकिन उनको असली बता के रख देता है और कुछ पैसा ले लेता है, गिरवी रख देता है, पैसा ले लेता है, सेल आउट कर देता है, पैसा ले लेता है। ये छल का अपराध हो गया, क्योंकि उसे पता था जब वो उनको डिलीवर कर रहा था कॉइन्स ऑफ डायमंड को, जब वो डिलीवर कर रहा उसे पता था कि ये नकली है, और फिर भी जानबूझकर उसने कपटपूर्वक प्रवंचित किया, इंड्यूस किया और वो हीरे के बदले में पैसे ले लिए। यहीं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कैसे हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी कि वही जो हीरे हैं वो अब मान लें कि असली हीरे, और असली हीरे कोई एक व्यक्ति चला जा रहा है और उसके पास एक थैली है या एक बैग है, बॉक्स में रखा हुआ है वो, और वो गिर जाते हैं। उसने देख लिया, लेकिन जिस व्यक्ति के हीरे हैं उसने नहीं देखा, वो बस आगे निकल जाता है। अब ये सामने वाला ये तो जानता है कि ये व्यक्ति जो जा रहा है इसे हम पहचान सकते हैं। जैसे ही उसने जिस मूवमेंट पे हीरे रख लिए थे, यहाँ तक उसने कोई ऑफेंस नहीं किया था, लेकिन उसे पता था कि सामने जो व्यक्ति जा रहा है इसी के ये हीरे हैं, इन्हीं के ये डायमंड हैं, तो उनको वापस उसे करना था। यदि वो आगे निकल गए थे किसी व्हीकल से तो उनका पता करने का प्रयास करना था कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा दिखता है। इसको में अपना युक्त साधन है, जो रीजनेबल मीन्स यहाँ पर अप्लाई करना थे ताकि हम ढूंढ सकें उसके लिए। ऐसा ना करके उन हीरो को अपने यूज़ में ले लेता है, तो उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया, क्योंकि वो ढूंढ सामने ही जा रहा था, दौड़ के पकड़ सकता है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर वो तेज़ी से निकल गया, किसी व्हीकल पे था और इसका व्हीकल उसको पीछे नहीं कर पाया, या वह व्हीकल पे था ये पैदल था, तो ये प्रयास तो करो भाई कि वो व्यक्ति कौन था। प्रयास करने के बाद पूरा अपना रीजनेबल जितनी भी जो मीन्स हैं उनको अप्लाई करने के बाद ना मिल पाए
तो फिर पुलिस को बताएं, क्योंकि आप देख तो लिया है आपने कि किसी न किसी के पोजीशन के हीरे हैं, ये आपके हीरे नहीं हैं। लेकिन आपने ना तो उसे पकड़ने का प्रयास किया कि तत्काल पकड़ लें, ना उसे खोजने के लिए कोई युक्तियुक्त साधन अपनाया आपने और अपने पास रख लिए, अपनी उपयोग हेतु परिवर्तित कर लिए, उनका दुर्विनियोग कर लिया। आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होता है। दोस्तों, इसी उदाहरण को हम फिर आपराधिक न्यास भंग में लेते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लेते हैं कि वही हीरे अब उन जो अपन बात की थी पहले नकली की, फिर असली की, अब फिर कहता हूँ कि वही असली हीरे ये अपने पड़ोसी के लिए रख के चला जाता है कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब हम वहाँ से लौट के आएंगे तो आपसे हीरे वापस ले लेंगे। पड़ोसी उन हीरों को खुद के यूज़ में ले लेता है, उनका मिसएप्रोप्रिएशन कर देता है, या अपने वो जो हीरे हैं डिलीवर टू यूज़ खुद के उपयोग के लिए ले लेता है। उसने अपराध न्यास भंग का अपराध किया है। अब हमें जाना पड़ेगा इसकी जड़ में कि इसकी परिभाषा क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। कि उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स कहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कि जो कोई किसी व्यक्ति संपत्ति पर अख्तियार शब्द है, इसको थोड़ा सा समझ लें। यदि कोई संपत्ति किसी को इंटरेस्टेड कर दी गई है या संपत्ति किसी को न्यस्त कर दी है, डोमिनेंट कर दी है प्रॉपर्टी, डोमिनेंट ओवर प्रॉपर्टी ऐसा कह दें, न्यस्त अख्तियार में है या न्यस्त कर दी है, यानी वह संपत्ति किसी को इंटरेस्टेड कर दी है, इंटरेस्टेड हो गई वो संपत्ति किसी संपत्ति में इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति में संपत्ति इंटरेस्टेड हो गई है, और या फिर उन्होंने डोमिनेंट ओवर टू प्रॉपर्टी कर दिया है उसके पास। इस तरीके से रखने के बाद, प्रॉपर्टी को इस तरीके से रखने के बाद उसका बेईमानी से मिसएप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है, या खुद की यूज़ के लिए उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो फिर वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, आपराधिक न्यास भंग। यानी यहाँ पर हम एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, उसमें भी ये तीनों चीज़ें शामिल आ जाएंगी। फिर कि एक कोई बैंक है, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक गाड़ी आ रही है पैसा लेके, या ये समझ लें कि स्टेट बैंक की गाड़ी पैसा लेके एटीएम में डालने के लिए जा रही है। अब यहाँ पे एटीएम में उसमें पैसे का या तो बैंक में पहुँचना चाहिए या एटीएम में डालना चाहिए। अब यदि वह व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो बाकी दो जो उसके साथ में लोग हैं उनको अलग करके और उसके लिए लेके भाग जाता है ट्रक को, तो वो जो पैसे हैं वो उसके पास हो गए। उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्यों कि उसे वह संपत्ति टेम्परेरीली ट्रस्ट कर दी गई थी, इंसर्ट कर दी गई थी, वो संपत्ति उन इंटरेस्ट कर दी गई थी संपत्ति कुछ समय के लिए, कि आप बैंक से पैसा लेके जाएं और या तो एटीएम में जमा करें या जो हेड ऑफिस से लेके आएँ इसको अपनी ब्रांच में जमा करें। इसके लिए संपत्ति उस व्यक्ति में इंटरेस्ट कर दी गई थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला होगा। और यहीं पर इसी उदाहरण में ले कि जो बैंक से पैसा लेके चलता है, बैंक नहीं जाता, एटीएम नहीं जानता, एटीएम जाता नहीं है ना बैंक जाता, और उस पैसे को स्वयं की यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया है। चलो इसी को छल में भी लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी छल को लेंगे, छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि वो स्टेट बैंक के जो वाहन होते हैं या बैंक्स के जो वाहन होते हैं उनका मोनो बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के लिए मान लें कि एक सिंपल गाड़ी है और वहाँ के सभी लोगों को हटा देता है वहाँ से। एक अपराध तो यही किया कि उन सभी व्यक्तियों को हटा दिया और फिर उसके बाद बोलता है ये पैसा हमारा है और किसी को दे आता है। उद्देश्य उसका क्या है कि ये पैसा तो हमारा नहीं है, हम जानते हैं, हम इससे पैसा बाद में ले लेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं ले रहे। लेकिन उसके पास पैसा रख के आ गया, जो बैंक का पैसा था किसी व्यक्ति के पास रख के आ गया, ये हमारा पैसा है, अभी तुम रख लो, हम इस पैसे को बाद में ले लेंगे। तो चीटिंग का अपराध किया। तो ऐसा करके दोस्तों हमने देखा जनरल एक्सेप्शंस, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध भी देखे, ऐसे ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड करते हैं। ऐसे ऑफेंस भी देख रहे हैं हमने जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है,
और इसमें हमने आपसे विशेष रूप से बार बार मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं सेक्शंस को हमने इसमें शामिल किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। साथ में जो स्टूडेंट एलएलबी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे। निश्चित ही रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने पोर्शन में से यदि किसी एग्ज़ाम में आईपीसी से, मैं बहुत ही श्योर होकर बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी हो, चाहे एडीपीओ हो, चाहे आईएएस का वो एग्ज़ाम हो, यदि किसी भी एग्ज़ाम में आईपीसी एक उसका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में से अगर कुल क्वेश्चन यदि मान लीजिए 5 पूछे जाते हैं तो आप ये तय मानिए कि 4 क्वेश्चन उस कंपटीशन में इससे मिलेंगे। दूसरा, यदि कोई एलएलबी की परीक्षा दे रहा है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% उसे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी आते हैं एलएलबी के सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन आता है